देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। नमस्कार, फिक्र आपकी में आपका स्वागत है। मैं हूं निशान चतुर्वेदी। अगले 1 घंटे में आपकी फिक्र की कौन कौन सी खबरें हैं ये हम आपको दिखाने जा रहे हैं। शुरुआत करते हैं सबसे पहले निडर, सतर्क, मुस्तैद TV9 के जो वीर हैं उनकी दास्तान हम आपको दिखाएंगे। इतना ही नहीं, हम आपको बताएंगे बख्श देगा कोरोना लेकिन बिल मार डालेगा ये प्राइवेट अस्पताल। इनके लिए कोई गाइडलाइंस नहीं है, लेकिन गाइडलाइंस आ गई है। ये तीसरी चीज, कैसे करें भजन, कैसे करें पूजा, इसके लिए गाइडलाइंस आ गई है। 8 जून के बाद क्या होगा। इतना ही नहीं, बड़ी रोचक बात है कि कफ में ना लेकिन हाई बीपी में हाँ, कोरोना के इलाज में दवा लेने पर आई हेल्थ रिपोर्ट। एक और बड़ी जानकारी हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं, वो ड्रैगन 19 और भारत 20, 2 देशों की बातचीत होने वाली है, लेकिन भारत 20 है। खैर, शुरुआत करते हैं। आज तीसरा दिन है जब TV9 भारतवर्ष अपने दर्शकों को दिखाने जा रहा है एक हमारी टीम के केस स्टडीज़ और उनकी दास्तान। ये हमारे जो वीर हैं, जो सदैव निडर हैं, सतर्क हैं, मुस्तैद हैं, इनकी हम दास्तान आपको दिखाएंगे। लेकिन शायद उनकी दास्तान आप तक नहीं पहुंच पा रही है जो प्राइवेट अस्पतालों के बिल से मारे जा रहे हैं। और इन प्राइवेट अस्पतालों के लिए कोई गाइडलाइंस नहीं है, ये सोचने वाली बात है। ये भी हम आपको दिखाएंगे। इतना ही नहीं, जो गाइडलाइंस आ गई हैं वो आ गई हैं मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारों के लिए। 8 जून के बाद क्या होगा वहाँ पर, ये हम आपको दिखाएंगे। और जानना ज़रूरी होगा आपके लिए कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर क्या चल रहा है, क्योंकि कल एक बड़ी मुलाकात है, वो भी दिखाएंगे आपको। लेकिन शुरुआत करते हैं सबसे पहले देश के सबसे बड़े टीवी नेटवर्क, हम बात कर रहे हैं TV9 की। हमें आपकी फिक्र है और आपकी फिक्र के लिए हम अपनी केस स्टडीज़, अपने चैनल, अपने ग्रुप की केस स्टडीज़ आपके सामने लेकर आ रहे हैं। उन वीरों की दास्तान लेकर आ रहे हैं जो कि आपको बता रहे हैं कि डरने की ज़रूरत नहीं है, निडर रहिए, निर्भीक रहिए। और ये आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से कोरोना सिर्फ एक कॉमा है, फुल स्टॉप नहीं है। ज़िंदगी आगे बढ़ती जाएगी, ये हम पूरे ज़ोर शोर से कह रहे हैं आपके सामने, क्योंकि कोरोना पॉजिटिव जो हमारे साथी हैं उनकी गवाही दमदार है और प्रेरणा देने वाली है। ध्यान से देखें रिपोर्ट। आवाज आ रही है? नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष। जैसे ही उल्टी गिनती खत्म होती है, खबरों की दुनिया की सीधी गिनती शुरू हो जाती है। खबरें आपको फटाफट अंदाज में दिखाने का कोरोना क्विक 50 में। यह सिलसिला चलता रहता है 24 घंटे, सालों भर। कोरोना महामारी के बीच भी हमेशा और लगातार नॉन स्टॉप। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं करुणा शंकर शर्मा और आप देख रहे हैं देश का सबसे विश्वसनीय बुलेटिन, देश का कोरोना बुलेटिन। यह सिलसिला रुक नहीं सकता, ये रवानगी थम नहीं सकती, क्योंकि देश का सबसे बड़ा मीडिया नेटवर्क TV9 नेटवर्क दर्शकों तक खबर पहुंचाने की जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट सकता। खबरों का सिलसिला जारी है। यह सिलसिला कोरोना महामारी के दौर में भी शिद्दत के साथ जारी है। खबरों की तह तक जाना, उसे दर्शकों तक सबसे तेज, सटीक और पूरे विश्लेषण के साथ पहुंचाना TV9 नेटवर्क का मिशन है। यह मिशन जारी है, कोरोना महामारी के लॉकडाउन में भी जारी है, कोरोना संक्रमित होने के बावजूद जारी है। यह जारी है इसलिए क्योंकि TV9 नेटवर्क के हौसले और जुनून के आगे कोरोना का खौफ बहुत बौना है। हाँ, मैं अभी भी क्वारंटाइन सेंटर में ही हूँ और मेरी कोरोना से लड़ाई जारी है। कोरोना का रिपोर्ट मेरा पॉजिटिव आया तब मैं बहुत ही डर गई थी। मेरा ये जब कोरोना पॉजिटिव टेस्ट आया, मैंने अपना टेस्ट कराया, रिपोर्ट पॉजिटिव आई। मुझे पता चल चुका था कि मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव है और मुझे कोरोना हो गया है। मुझे भी मालूम चला कि मैं कोरोना पॉजिटिव हूँ। ये जोश कहां से आता है, ये जोश क्यों पैदा होता है? दर्शकों तक सच्ची सटीक खबरें पहुंचाने का सिलसिला आखिर थमता क्यों नहीं? आखिर बाकी दुनिया और देश के लाखों लोगों की तरह TV9 नेटवर्क के साथी भी कोरोना से संक्रमित हुए, उनकी जिंदगी पर भी कोरोना का काला साया पड़ा, पर खबरों का सिलसिला थमा क्यों नहीं? इस सवाल का ये जवाब है। ये TV9 नेटवर्क के कोरोना शूरवीर हैं,
कोरोना से संक्रमित हैं या ठीक हो चुके हैं, लेकिन फर्ज निभाने के लिए बेकरार हैं। मिलिए TV9 मराठी की न्यूज एंकर प्रधान्या कुलकर्णी से। वळूयात सिंधुदुर्गकडे। सिंधुदुर्गात आज आणखी 5 नवे रुग्ण सकाळी सापडलेले आहेत। दोघांचा रिपोर्ट पॉझिटिव्ह आलेला आहे। एंकरिंग का फर्ज निभाते निभाते कब कोरोना ने मुंबई को संक्रमित किया और कब महामारी के वायरस ने प्रधान्या पर अटैक किया, ये नहीं मालूम। लेकिन महामारी की गिरफ्त में आने के बावजूद प्रधान्या का हौसला 7वें आसमान पर है। जी हाँ, मैं अभी भी क्वारंटाइन सेंटर में ही हूँ और मेरी कोरोना से लड़ाई जारी है। लेकिन एक बात हमें याद रखनी है, आज नहीं तो कल हर किसी को इस दौर से गुजरना है। लेकिन पूरे दुनिया के पास जो दवा नहीं है, वो दवा हम हर एक के पास है, और वो है आत्मबल, मनोधैर्य और डट के मुकाबला करना। जी हाँ, हमारा बुलंद हौसला ही कोरोना से हमें जीत दिला सकता है, और इसीलिए हमें ये जीत हासिल करनी है। हमें कोरोना से डरना नहीं है, मुकाबला करना है, और वो भी बुलंद हौसले के साथ। कोरोना संक्रमण के बावजूद प्रधान्या का हौसला बुलंद है, ठीक अपने TV9 के सहयोगी राहुल जोरी की तरह। राहुल जोरी TV9 मराठी में वरिष्ठ संवाददाता हैं। मुंबई और महाराष्ट्र की राजनीति की नब्ज पर इनकी नजर रहती है। कोरोना आणि उपासमारीच्या भीतीनं परप्रांतीय मजूर राजनीति पर गहरी नजर रखने वाले राहुल जोरी को एक दिन पता चला कि इन्हें कोरोना की नजर लग गई है। हायवेमधील जो चेकपोस्ट आहे त्या ठिकाणी कोविड पॉजिटिव होने के बाद जब क्वारंटाइन होने का पीरियड आया तो लगभग ये 14 दिन बहुत मुश्किल रहे, क्योंकि बाहर जितनी भागदौड़ जो चल रही थी, काम था, बहुत सी चीज़ें ऐसे चल रही थी कि एक पत्रकार की हैसियत से बैठने का वो वक्त नहीं था। लेकिन एक वक्त ऐसे आया कि पूरे 14 दिनों में पूरा हम एक कमरे के अंदर बंद थे। सभी लोग आसपास थे, लेकिन किसी से बात नहीं कर पा रहे थे, किसी से मिल नहीं पा रहे थे। इस पूरे दौरान निर्धारित क्वारंटीन पीरियड के बाद राहुल जोरी अब वापस ऑन ड्यूटी हैं। राहुल जोरी और प्रधान्या आपसे कह रहे हैं कि कोरोना हो तो डर कैसा, हौसला रखो। इसलिए किसी ने ठीक लिखा है, जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, फिर देखना फिजूल है कद आसमान का। डरना नहीं यहाँ तू किसी भी चुनौती से, बस तू ही सिकंदर है सारे जहान का। TV9 की कोशिश है कि आपको ये बताएं कि अगर ये बीमारी होती है तो फिर आपको हिम्मत नहीं हारनी, जज्बा बरकरार रखना है, कहीं पे भी मन से हारना नहीं। देखिए, हमारे TV9 गुजरात के जो सहयोगी हैं वो भी इस महामारी के चंगुल में फंसे। शुरुआत में डरे, लेकिन फिर हिम्मत नहीं खोई, मुकाबला किया, डटे, और जीत उन्हीं की हुई। खुद देखें आप। TV9 गुजराती के एंकर और एसोसिएट एडिटर जयेश पारकर हों या डेस्क पर बेहद खामोशी से काम करने वाली लक्ष्मी वर्मा, चाहे वो TV9 तेलुगु के महात्मा कोडियार ही क्यों ना हो, ये तीनों कोरोना संक्रमित होकर स्वस्थ हो चुके हैं या फिर अभी क्वारंटीन में हैं, लेकिन फर्ज की खातिर इन पर कोरोना का फर्क नहीं पड़ा। सोसायटीમાં પ્રવેશ વેળા તેમના પર પુષ્પવર્ષા કરવામાં આવી હતી। जयेश पारकर की ये तस्वीर देखिए आप। अहमदाबाद की जिस सोसाइटी में रहते हैं जयेश, वहां के रहवासी और घर के लोग कोरोना युद्ध को जीतने वाले जयेश पारकर का विजय तिलक कर रहे हैं। પોતાના પરિવારની ચિંતા કર્યા વિના પોતાની ફરજ બજાવે છે। ફરજ દરમિયાન જ તેમને કોરોના પોઝિટિવ આવ્યો હતો અને ત્યારબાદ તેઓને એસવીપીમાં સારવાર અર્થે ખસેડવામાં આવ્યા હતા। આ સારવારમાં गुजरात की जनता के लिए जयेश जाना माना नाम है। वो TV9 गुजराती के एंकर हैं। बरसों से लाखों करोड़ों लोग उन्हें टीवी पर देखते आए। ऐसे में जयेश को जब कोरोना हुआ तो क्या हुआ, सुनिए उन्हीं की जुबानी। अभी मैं बहुत पॉजिटिव महसूस कर रहा हूँ। जी हाँ, कोरोना पॉजिटिव डिटेक्ट होने के बाद भी एक यही बात थी कि मैं पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आगे बढ़ा, सारा ट्रीटमेंट लिया, तो उसकी वजह से मैं रिकवर हो पाया और अभी क्वारंटाइन पीरियड में भी मैं काफ़ी पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आगे बढ़ रहा हूँ। और जहाँ तक महसूस की बात है, मेरा ये जब कोरोना पॉजिटिव टेस्ट आया और उसके बाद जिस लोगों को भी पता चला, उन लोगों ने मेरे लिए दुआएं की, प्रार्थना की,
मुझे काफ़ी हिम्मत दिलाई, तो काफ़ी मैं अच्छा महसूस कर रहा था। ट्रीटमेंट के बाद भी जब मैं घर पे आया हूँ तो तब भी लोगों की काफ़ी अच्छी दुआएं, प्रार्थना, शुभाशीष मुझे मिल रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा महसूस होता है। TV9 ના કોરોના યોદ્ધા જયેશ પારકરનું તેમના નિવાસ સ્થાને ભવ્ય સ્વાગત કરવામાં આવ્યું। जयेश अब पूरी तरह स्वस्थ है, एकदम पहले जैसे काम पर लौट चुके हैं, फर्ज निभाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। તેમના પર પુષ્પ વર્ષા કરવામાં આવી હતી। एसोसिएट एडिटर और एंकर जयेश पारकर जैसी कहानी है लक्ष्मी परमार की। कोरोना होने से पहले जिंदगी का डबल रोड जारी था। घर में चूल्हा चौका और दफ्तर में लैपटॉप पर स्टोरी लिखती उंगलियां। अपनी जिंदगी की दोहरी जिम्मेदारी बखूबी निभा रही थी लक्ष्मी, लेकिन जैसे ही गुजरात और खासकर अहमदाबाद में कोरोना ने पांव पसारे, महामारी TV9 गुजराती के दफ्तर तक भी पहुंच गई। लक्ष्मी में कोरोना के कोई लक्षण नहीं थे, लेकिन जब उनकी कोरोना की रैंडम टेस्टिंग हुई तो लक्ष्मी पॉजिटिव निकली। अचानक लक्ष्मी की जिंदगी पर ब्रेक लग गया। मेरे ऑफिस से भी मुझे मेरे कलीग्स, मेरे सर्स, मुझे सभी लोगों ने मुझे बहुत ही आश्वासन दिया। मुझे ऐसा कहूँ कि मुझे उन लोगों ने सभी ने मुझे हिम्मत दी कि मैं कोरोना से फाइट करूँ ऐसा। फिर उसके बाद मैं प्रिपेयर हो गई थी कि मुझे ये लड़ना ही है, कैसे भी करके मुझे कोरोना को हराना ही है। इस वजह से ये सोच के मुझे मैं हॉस्पिटल जाने के लिए तैयार हो गई। फिर बाद में मेडिकल टीम मुझे हॉस्पिटल ले गई और मुझे एडमिट किया, और जहां मैंने 7 दिनों की सारवार दी और 7 दिनों के बाद मैं वहां से डिस्चार्ज हुई थी। कोरोना होने पर लक्ष्मी के मन में भी तमाम सवाल उठे, लेकिन परिवार के साथ TV9 संस्थान का पूरा सहयोग मिला। अब लक्ष्मी स्वस्थ हैं, अपने बच्चों के बीच हैं। इसी तरह कोरोना होने के बाद TV9 तेलुगु के रिपोर्टर महात्मा कोडियार भी खबरों की दुनिया में लौट आए हैं। ఎవరు బయటికి రావడానికి వీలు లేకుండా, బయట వాళ్ళు ఎవరు లోపలికి వెళ్ళడానికి వీలు లేకుండా, అదే సమయంలో లోపల ఉన్న అపార్ట్మెంట్ వాసులకు ఈ నిత్యావసర वो जयेश पारकर हो या लक्ष्मी परमार या महात्मा कोडियार, TV9 नेटवर्क के इन कोरोना शूरवीरों को महामारी के जख्म मिले, लेकिन इनकी इच्छा शक्ति ने कोरोना का काम तमाम कर दिया। आज ये वापस काम पर लौट आए हैं। क्वारंटीन के ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखिए, आपको ये बताना ज़रूरी है कि मीडिया जो है वो एसेंशियल सर्विसेज में आता है, और जब मीडिया एसेंशियल सर्विसेज में आता है तो दर्शकों को तक सटीक खबरें पहुंचाने के लिए जो हमारा पूरा नेटवर्क है, चाहे उसमें बात TV9 भारतवर्ष की हो, TV9 गुजराती की हो, मराठी की हो, कन्नड़ की हो, या TV9 जो न्यूज़ 9 है उसकी बात हो, हम हमेशा लगे रहते हैं आप तक खबर पहुँचाने के सिलसिले में। और ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कैसे हम अपने 56 करोड़ दर्शकों तक ये खबरें पहुंचाते हैं। आप जानते हैं कि क्या कुछ होता है, क्या कुछ चलता रहता है। ये प्रोसेस को समझने की बड़ी ज़रूरत है। आइए देखते हैं इस खबर में। गिरते हैं शहसवार ही मैदाने जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। देश की खातिर, दर्शकों की खातिर, खबरों की खातिर, सच्ची और सटीक जानकारी की खातिर TV9 नेटवर्क घुटनों पर चलने वाला नहीं, चाहे कोरोना कितनी प्रचंड महामारी क्यों ना हो। कोरोना काल के लॉकडाउन में जब आम जिंदगी घर की लक्ष्मण रेखा में कैद थी, तब शहर शहर सड़कों पर मजदूरों के पलायन की दर्दनाक कहानियां बिखरी थी। खौफ के मंजर के बीच TV9 भारतवर्ष के रिपोर्टर दिल्ली से मुंबई तक, लखनऊ से अहमदाबाद तक दर्शकों तक खबरें पहुंचाने के मिशन पर मुस्तैद थे। मंजिल मुझे खुद नहीं पता कि मंजिल क्या है। अपनी मंजिल की बात नहीं कर रहा हूँ, इनकी मंजिल की बात कर रहा हूँ। ये बेचारे यहाँ पर रुके हुए हैं, मजदूर हैं। पुलिस ने इनको यहाँ पर रोका हुआ है। सब दूर से आए थे, तो दूर दूर खड़े हो जाइए आप लोग, दूर दूर खड़े हो जाइए। भागिए नहीं भैया, आपका हाल लेने आ रहे हैं। आराम से खड़े हो जाइए। कहीं कोई ठौर नहीं मिला तो पेड़ की छांव में बैठ गया मजदूर, इस बात के इंतज़ार में कि जब फिर से ताकत आएगी तो फिर आगे चलेंगे। कुछ ये हाल है उड़ीसा से आए हुए तमाम मजदूर का, जो फरीदाबाद में काम करते थे, और फरीदाबाद से ये लोग पैदल ही अपने शहर के लिए निकले, लेकिन रास्ते में फ़िलहाल ये लोग रुके हुए हैं। जिन सड़कों पर ज़िंदगी सरपट दौड़ती थी, उन्हीं सड़कों पर अब ज़िंदगी रेंग रही है। हर जहाँ पर देखिए, जिस जगह पर भी जाइए, जो भी नेशनल हाईवे हो, वहाँ पर ऐसे ही दास्तान आपको दिखाई पड़ेगी। आप देख सकते हैं तो तमाम लोग जो हैं
वो दिल्ली से आ रहे हैं और किस तरीके से इंतज़ाम करके आ रहे हैं। बिहार के रहने वाले लोग हैं, जिसमें छोटे छोटे मासूम बच्चे तक शामिल हैं, महिलाएं शामिल हैं, हर तबके के, हर उम्र के लोग हैं। वो खबर ही ऐसी थी कि टीवी 9 नेटवर्क के रिपोर्टर के कदम रुके ही नहीं। वो लॉकडाउन में अनलॉक हुए और उस शमशान और कब्रिस्तान में पहुंच गए जहां खबर दफन थी कोरोना और मौत का ऐसा याराना कि 2 गज जमीन कम पड़ने लगी। महामारी की शुरुआत के बाद से अब तक यहाँ 72 शव आ चुके हैं जो कोविड पेशेंट या कोविड संदिग्ध थे, और उनके लिए 5 बीघा जो ज़मीन आरक्षित की गई है उसी में वो दफनाए जा रहे हैं और भविष्य में इस जगह को बढ़ाया जा सकता है। अप्रैल में से 55 केस यहाँ पर शव लाए गए थे और मई में 128 बॉडी यहाँ पर दफनाई गई हैं। अब जून आ गया है, कोरोना भी पीक पर आने वाला है और ऐसे में जो शव हैं उनकी संख्या और बढ़ रही है। ITO का ये कब्रिस्तान है जो करीब 45 एकड़ में है। 6 एकड़ की जो ज़मीन थी वो कोविड की बॉडीज़ को दफनाने के लिए यहाँ पर दी गई थी, लेकिन आने वाले समय में ये जगह कम पड़ सकती है, ऐसा मानना है जो यहाँ पर ITO में जो कब्रिस्तान में लोग काम करते हैं और प्रशासन का मानना है। और वहीं सरकार भी अब कहीं ना कहीं इंतजामात कर रही है कि कब्रिस्तान का जो दायरा है वो बढ़ाया जाए और इसके अलावा दिल्ली में नए कब्रिस्तान की जगह ढूंढी जाए। सड़क से कब्रिस्तान तक कोरोना काल में खबरों की तह तक जाने के लिए हर जगह मौजूद था टीवी 9 नेटवर्क। हमारी मौजूदगी वहां भी थी जहां संक्रमण का खतरा बड़ा था। जिम्मेदारी और एहतियात के साथ हम अस्पताल के उस जगह भी मौजूद थे जहां कोरोना मरीजों का इलाज हो रहा था। प्राइवेट वार्ड्स जो अस्पतालों में बनाए गए हैं वो किस तरीके से बनाए गए हैं आप देखिए। हम इस वार्ड के अंदर घुस रहे हैं, ये सिंगल रूम है और यहाँ पर बाकायदा घुसते ही सबसे पहले वॉशरूम हमको दिखाई पड़ा। काफ़ी साफ़ सुथरा वॉशरूम आपको दिखाई पड़ेगा, कमोड है, वॉश बेसिन यहाँ पर लगी हुई है और अच्छी खासी जो एक होता है जो आप हाइजीन मेंटेन करके यहाँ पर रखा हुआ है। पेशेंट उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सर क्या नाम है आपका? विजय कुमार। हाँ जी। तो आप कब से यहाँ पर हैं और कैसे यहाँ पर ट्रीटमेंट आपका चल रहा है? सर संडे से मैं यहाँ पर हूँ। बाकी ट्रीटमेंट वगैरह जो फैसिलिटीज़ यहाँ पे प्रोवाइड की जा रही है अब काफ़ी अच्छी हैं, जो पहले से कंपैरिजन में देखा जाए तो अब मतलब काफ़ी बेटर मुझे लगा हुआ है। ये जो ICU सेंटर में इस वक्त हम हैं, ये ICU बेसिकली उन पेशेंट्स को यहाँ रखा गया है जो अभी तक पॉजिटिव नहीं आए हैं लेकिन बहुत ज़्यादा ऐसे कंडीशन में रहे हैं या बहुत ज़्यादा संभावना है इनके पॉजिटिव आने की। और ये ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको अलग अलग बीमारी से जो पीड़ित हैं, चाहे वो हार्ट पेशेंट होंगे, शुगर से हाई ब्लड शुगर होगा या हाइपरटेंशन होगा, कैंसर जैसी अलग अलग बीमारियों से पीड़ित होंगे। ऐसे में इनका केयर बहुत ज़्यादा रखा जा रहा है। टीवी 9 नेटवर्क मुंबई के धारावी में भी मौजूद था। ये वो धारावी है जो कोरोना हॉटस्पॉट है। ये वो धारावी है जिसके भीतर झांक कर देखना जरूरी था कि यहाँ कोरोना का खतरा कितना गंभीर है। धारावी के बहाने दर्शकों को यह बताना जरूरी था कि चंद स्क्वायर फीट की 4 दीवारी में कई लोगों के रहने के मायने क्या है। टीवी 9 रिपोर्टर शिवांगी ठाकुर कोरोना काल में ऐसे ही धारावी में मौजूद थी। मुंबई का धारावी, अक्सर आपने धारावी को फिल्मों में देखा होगा। झुग्गी बस्तियां, तंग गलियां और इसी के साथ साथ गरीबी की एक अलग कहानी। लेकिन आज मुंबई का धारावी एक बार फिर से सुर्खियों में है और वो इसलिए क्योंकि कोरोना का कहर यहाँ पर सबसे ज्यादा बरपा है। खबरों के पीछे भागने का जुनून है शिवांगी में। ये खुद कोरोना संक्रमित थी, अस्पताल में भर्ती थी, फिर क्वारंटीन रही, लेकिन फर्ज पर लौटी तो सीधे कोरोना हॉटस्पॉट धारावी पहुंच गई। सवाल उठता है क्यों? क्योंकि टीवी 9 नेटवर्क को सच्ची और सटीक खबरें आप तक पहुंचानी है। खबरों के जरिए टीवी 9 नेटवर्क आपके फिक्र और देश की परवाह कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 9 भारतवर्ष। कुछ देखा आपने? देश का सबसे बड़ा न्यूज नेटवर्क है टीवी 9। इतने चैनल हैं और हमने कितनी बहादुरी से कोरोना से जंग लड़ी, यानी कि मर्ज के ऊपर फर्ज भारी पड़ गया। और इसीलिए हम आपको ये कहना चाहते हैं कि कोरोना से आप हार मत मानिए। हम कोरोना से लड़ते भी रहे और आप तक खबरें पहुंचाने की जद्दोजहद करते भी रहे। और ये जो खबरें हमने आपको दिखाई, यही हैं एक जीत का मंत्र। खैर, अब एक और जीत के मंत्र की बात करते हैं। 8 जून से होटल, रेस्टोरेंट और धार्मिक स्थल खुल जाएंगे, लेकिन जो कंटेनमेंट जोन्स हैं वहां पर चीजें वैसी बनी रहेंगी, वहां पर ये सब नहीं खुलेंगे। होटल रेस्टोरेंट्स में तो शायद लोग ज़्यादा जाए भी नहीं, लेकिन धार्मिक स्थल को लेकर चिंता बढ़ी।
और वहां पर गाइडलाइंस भी जरूरी हैं। क्या है ये गाइडलाइंस, आइए देखते हैं। 8 जून से धार्मिक स्थल खुल जाएंगे, लेकिन भगवान के दर पर कदम रखने से पहले आप केंद्र सरकार की इन गाइडलाइंस को ध्यान से देख लें। सभी धार्मिक स्थलों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। एक समय में धार्मिक स्थलों के अंदर 10 से ज्यादा लोग नहीं जा सकेंगे। मंदिर मस्जिद में सार्वजनिक आसन के इस्तेमाल पर प्रतिबंध होगा। आसन या चटाई घर से लानी होगी और अपने साथ ले जाना होगा। धार्मिक स्थलों में प्रसाद अब नहीं चढ़ाई जा सकेगी। सामुदायिक रसोई, लंगर, अन्नदान भी सोशल डिस्टेंसिंग से नहीं होगा। धार्मिक स्थल के गेट पर थर्मल स्क्रीनिंग और सैनिटाइजेशन होगा। मास्क के साथ प्रवेश की अनुमति होगी। प्रतिमा या धार्मिक पुस्तकों को छूने की अनुमति नहीं होगी। जूते चप्पल श्रद्धालु को खुद अलग स्लॉट में रखने होंगे। इन जनरल गाइडलाइंस को मानेंगे तभी आपकी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा या चर्च में जाने की इच्छा पूरी होगी। और अगर धर्मस्थल पर इन गाइडलाइंस का पालन नहीं होता तो फिर आपका अधिकार है कि आप शिकायत करें। संबंधित अथॉरिटी से कार्रवाई की उम्मीद करें, लेकिन इसकी नौबत आएगी या नहीं, इसे धार्मिक स्थलों की तैयारियों से समझिए। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक महाकाल मंदिर का दर आपके लिए बेधड़क नहीं खुला रहेगा। पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। प्रसिद्ध भस्म आरती में भी कोई शामिल नहीं हो सकेगा, सिर्फ दर्शन होंगे। जो भस्म आरती है, क्योंकि उसमें ज्यादा भीड़ होती है, वर्तमान स्थिति को देखते हुए तो हम भस्म आरती में आम जनता का प्रवेश बंद ही रखेंगे। गर्भगृह में प्रवेश बंद रहेगा अभी। वाराणसी के बाबा विश्वनाथ मंदिर में भक्तों को पहली बार थर्मल स्क्रीनिंग मशीन से गुजरना होगा। मंदिर में कुछ भी स्पर्श करना प्रतिबंधित होगा। पटना के प्रसिद्ध हनुमान मंदिर में मास्क बिना प्रवेश नहीं होगा। सैनिटाइजेशन भी जरूरी होगा। भक्त न तो घंटे बजा सकेंगे, न ही प्रसाद मिलेगा। गाइडलाइंस जारी किए गए हैं, उसके अनुसार घंटी देखिए, यहाँ पर जो घंटा है इसे पैक कर दिया गया है। घंटी नहीं बजेगी, प्रसाद बंटेगा नहीं, मास्क लगाना होगा, डिस्टेंस मेंटेन करना होगा। इसके अलावा हनुमान मंदिर ने एक और व्यवस्था की है। सैनिटाइजर तो गेट पे लगेंगे ही, नाम जिसका जो होगा उसके पहले अक्षर के अनुसार अनुमति मिलेगी अंदर आने की। मुंबई के सुप्रसिद्ध सिद्धिविनायक मंदिर में 8 जून से रोज 1000 ही लोग दर्शन कर सकेंगे। दर्शन के पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। फिलहाल सैनिटाइजेशन चल रहा है। किसी भी भगवान की मूर्ति को भक्त छू नहीं सकता, प्रसाद नहीं दिया जाएगा, किसी भी तरह से जल का छिड़काव जो है वो नहीं किया जाएगा। और कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर को भी खोलने की पूरी व्यवस्था कर ली गई है। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते केस को देखते हुए इस मंदिर में श्रद्धालुओं के प्रवेश के नियम बेहद सख्त कर दिए गए हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं सीपी के प्राचीन हनुमान मंदिर के ठीक बाहर। बताना चाहेंगे कि यहाँ पर भी तैयारियां शुरू हो गई हैं। साफ सफाई, सैनिटाइजिंग का काम चल रहा है। इन गाइडलाइंस का पालन मस्जिदों में भी जरूरी होगा। अब नमाज पढ़ने के लिए एक समय में कम लोगों को होना होगा। 65 साल से ज्यादा और 10 साल से कम उम्र के लोगों का प्रवेश बंद होगा। दिल्ली के गिरजाघरों को खोलने से पहले इस वक्त सैनिटाइजेशन का काम चल रहा है, जहां 8 जून से प्रार्थना सभा होगी, लेकिन इसमें कम लोग शामिल होंगे, वो भी पूरे एहतियात के साथ। अमृतसर के विश्व प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर में भी बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। फिलहाल मंदिर खोलने के लिए सैनिटाइजेशन जारी है। यहाँ भी प्रवेश के लिए कई टेस्ट से गुजरना पड़ेगा। मंदिर हो, मस्जिद हो या फिर गिरजाघर, सभी धार्मिक स्थलों पर सख्ती होगी। और ये सख्ती इसलिए है ताकि आप और हम अगर दर्शन करने या इबादत करने जाएं तो तमाम गाइडलाइंस का पालन करें। देखिए, ऐसा है, इसे आप सरकार का आदेश न माने। जो आपके आराध्य हैं उनकी इच्छा माने तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि देखिए आपके आराध्य भी चाहेंगे कि आप महफूज रहें। खैर, एक अलग खबर की ओर रुख करते हैं। हम बात कर रहे हैं शिक्षा के मंदिरों की, स्कूलों की। बच्चे घर में हैं, वो कहते हैं कि हमें बाहर जाना है। दुनिया भर में एक चर्चा है कि कब ये कुदरत का कहर जो है ख़त्म होगा, और एकाएक ऐसा लगने लग रहा है कि शायद जुलाई में स्कूल खुल जाएंगे। लेकिन अभिभावक, उन्होंने बड़ी तादाद में यह फैसला कर लिया है कि हम बच्चों को स्कूल नहीं भेजेंगे। और पूरी दुनिया के जो आंकड़े हैं जहां जहां स्कूल खुले हैं, वो भी बहुत चिंता में डालते हैं। लॉकडाउन में हमारे आपके सबके बच्चे इस तरह मोबाइल फोन और लैपटॉप लेकर पढ़ाई करते दिखे। इस तरह इनके स्कूल भी चले
ऑनलाइन क्लास भी लगी और करीब 2 महीने तक ऐसे ही करोड़ों बच्चों की पढ़ाई भी हुई। लेकिन जिन बच्चों के पास स्मार्टफोन या लैपटॉप नहीं थे, उनकी पढ़ाई छूट गई। ऐसी ही फिक्र बढ़ाने वाली एक खबर केरल से आई, जहां 9वीं में पढ़ने वाली 14 साल की छात्रा ने इसलिए खुदकुशी कर ली क्योंकि उसके पास ऑनलाइन क्लास के साधन नहीं थे। घर में किसी के पास स्मार्टफोन नहीं था और टीवी भी खराब था। यह फिक्र सिर्फ एक परिवार की नहीं, बल्कि देश में करीब करीब 2/3 आबादी की है। आपको बता दें कि भारत में कुल इंटरनेट यूजर पूरी आबादी के करीब 34% है। देश में 50 करोड़ लोगों के पास मोबाइल फोन है। शहरों में हर परिवार के पास लैपटॉप नहीं है और ग्रामीण क्षेत्रों में लैपटॉप इस्तेमाल करने वालों की संख्या ना के बराबर है। इसके अलावा ऑनलाइन क्लास से जो दिक्कतें आ रही हैं वो भी जान लीजिए। प्री प्राइमरी यानी नर्सरी और केजी के बच्चे ई क्लास का ठीक से मतलब नहीं समझते। ऑनलाइन क्लास में बच्चों को जबरन बैठना पड़ता है। छात्र और शिक्षक के बीच समन्वय नहीं बन पाता। क्लास में बच्चों के बजाय माता पिता की भागीदारी ज्यादा होती है। दूर से पढ़ाई का बच्चों पर असर कम होता है। बच्चों से रोजाना होमवर्क और क्लास शीट लेकर बैठने की अपेक्षा होती है। जरूरी नहीं कि हर पेरेंट के पास प्रिंटर उपलब्ध हो। जिनके पास प्रिंटर नहीं है वो सैकड़ों हजारों रुपए इस पर खर्च करेंगे। इसके अलावा घंटों की क्लास में इंटरनेट डेटा की भरपूर खपत होती है। और सबसे ज्यादा फिक्र की बात यह है कि जैसे तैसे पढ़ाई के बावजूद स्कूल द्वारा पूरी फीस मांगी जाती है। ऐसी कई कमियां हैं वर्चुअल क्लास से जुड़ी, लेकिन फिर भी शहरों में खासकर जिनके बच्चे बड़े हैं वो कोरोना काल में ऑनलाइन पढ़ाई को स्वीकार कर रहे हैं। तभी तो जब लोगों ने यह जाना कि सरकार जुलाई से स्कूल खोलने की प्लानिंग पर काम कर रही है, तो दूसरे देश जैसे अमेरिका, ब्रिटेन, चीन और कनाडा की तरह भारत में भी अभिभावकों ने बच्चों को स्कूल न भेजने के लिए मुहिम छेड़ दी, जिसका नाम है नो वैक्सीन नो स्कूल। मतलब जब तक वैक्सीन नहीं आएगी तब तक लोग अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजेंगे। देश में ऑल इंडिया पेरेंट्स एसोसिएशन ने एक ऑनलाइन याचिका change.org टाइटल के नाम से शुरू की है, जिस पर करीब 5 लाख अभिभावक अपनी सहमति जता चुके हैं और 5 लाख हस्ताक्षरों के साथ यह एसोसिएशन मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक से मिलने की तैयारी कर रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग, बच्चे साथ में खेलते हैं, स्कूल में साथ में खाते हैं, साथ में बैठते हैं, तो कोई भी ऐसी पॉसिबिलिटी है ही नहीं जब तक कोई टीका ना आ जाए, जब तक इसका कोई 100% सॉल्यूशन आ जाए, तब तक तो मेरे हिसाब से बच्चों को नहीं जाने देना चाहिए। अभी मैं अपने बच्चों को स्कूल भेजना उचित नहीं समझता, क्योंकि अभी तक जो कोरोना का संक्रमण है ख़त्म नहीं हुआ है। गवर्नमेंट को भी ऐसा डिसीजन नहीं लेना चाहिए। इवन अभी तक वैक्सीन भी नहीं आया है, तो जब तक वैक्सीन नहीं आती तो ऐसे डिसीजंस को तो सोचना भी नहीं चाहिए बच्चों के लिए। मतलब ये मांग उन लोगों की है जो कोरोना की वैक्सीन नहीं आने या उनके राज्य में कोरोना मीटर 0 तक पहुंचने तक बच्चों की पढ़ाई ऑनलाइन जारी रखना चाहते हैं। लेकिन यहां फिक्र उन बच्चों के लिए बड़ी है जिनके गांव में आज भी बिजली नहीं है, जिनके माँ बाप के पास स्मार्टफोन या लैपटॉप और इंटरनेट जैसी सुविधा नहीं है। ऐसे में उम्मीद है कि सरकारें इनकी पढ़ाई के लिए भी गंभीरता से सोच रही होंगी। और अब देखते हैं फिक्र हेडलाइंस। देश में कोरोना के मामले में रिकॉर्ड इजाफा। पिछले 24 घंटे में 9,851 नए केस सामने। इनकी बदौलत संक्रमितों की संख्या 2,70,000 के पार। हालांकि इनमें से 1,10,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हो गए हैं। 273 नई मौत के साथ मृतकों की संख्या 6400 के करीब। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय में कोरोना संक्रमितों की संख्या 5 पहुंच गई है, जिनमें एक डायरेक्टर, एक अंडर सेक्रेटरी और एक डॉक्टर शामिल है। स्वास्थ्य मंत्रालय में कोरोना संक्रमितों का यह आंकड़ा पिछले 7 दिनों का है। कोरोना काल में आया आर्थिक संकट के बीच मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने मार्च 2021 तक नई योजनाओं की शुरुआत पर रोक लगा दी है। अब आत्मनिर्भर भारत और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजनाओं पर ही ज्यादा जोर होगा। प्रवासी मजदूरों के मुद्दे पर 9 जून को सुप्रीम कोर्ट आदेश सुनाएगा। आज सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि हम सभी प्रवासी मजदूरों को वापस पहुंचाने के लिए 15 दिन दे सकते हैं। राज्य हमें बताएं कि जो लोग घर वापस लौट रहे हैं उन्हें रोजगार देने का क्या इंतजाम है। एलएसी विवाद पर भारत चीन के बीच कल सुबह 9:30 बजे कमांडर स्तर की बैठक होगी, जिसमें भारतीय दल की अगुवाई लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह करेंगे। कमांडर स्तर की इस बैठक में दोनों देशों के 15-15 अधिकारी शामिल होंगे। माना जा रहा है कि इस मीटिंग के बाद दोनों देशों के बीच तनाव में कमी आ सकती है। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में नियंत्रण रेखा के पास पाकिस्तानी सेना की ओर से की गई गोलीबारी में भारतीय सेना का एक जवान शहीद हो गया। बताया गया कि पाकिस्तानी सेना ने सुंदरबनी सेक्टर के अग्रिम क्षेत्रों में गोलीबारी की, जिसमें
मिथिया झगन पी बुरी तरह से घायल हो गए। उन्हें सैनिकों ने तुरंत अस्पताल पहुंचाया, लेकिन वहां पर उनकी मौत हो गई। यूपी के बाराबंकी में एक ही परिवार के 5 लोगों ने आत्महत्या कर ली। खुदकुशी करने वालों में माता पिता और उनके 3 बच्चे शामिल हैं। बताया जा रहा है कि मुरादाबाद में तैनात सिपाही ने पहले अपनी पत्नी और 3 बच्चों को जहर खिलाया, फिर खुद फांसी लगा ली। हरियाणा में बीजेपी नेता सोनाली फोगाट का एक शख्स को चप्पल और थप्पड़ से पीटने का वीडियो वायरल हो गया है। वीडियो हिसार के बालसमंद मार्केट कमेटी का कहा जा रहा है और पिटने वाला शख्स वहां का सेक्रेटरी बताया जा रहा है, जिसके बाद सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस ने सोनाली फोगाट की गिरफ्तारी की मांग की है। नॉर्वे से लैंडस्लाइड की हैरान करने वाले वीडियो सामने आए हैं। फिनमार्क शहर के ऑल्टा कस्बे में लैंडस्लाइड की वजह से तट के किनारे करीब 800 मीटर के दायरे में जमीन समंदर में चली गई। इस जमीन पर 8 इमारतें थीं, वो भी समंदर में समा गई। गनीमत रही, किसी की जान नहीं गई। अब आप एक चीज समझे कि कोई भी देश तभी तरक्की करता है जबकि उसकी सीमाएं महफूज होती हैं, लेकिन चीन है कि मानता नहीं। चीन ने जानबूझकर ऐसे टाइम पर भारत की सीमाओं पर हलचल पैदा कर दी जिससे कि इन्वेस्टर्स जो हैं वो परेशान हों, उनके मन में सवाल खड़े हों। लेकिन इस सब के बीच कल एक महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है और इस मीटिंग में क्या क्या हो सकता है बताया जा रहा है। क्या क्या होता है, आइए ग्राफिक्स के जरिए अब आपको दिखाते हैं। देखिए, 6 जून को दोनों देशों के बीच लेफ्टिनेंट जनरल रैंक की बातचीत होगी और अगर ये होगा तो 1 महीने में ये मिलिट्री फ्रंट की सबसे बड़ी मीटिंग होगी, जिसका मकसद भारत चीन सीमा पर महीने से चल रहे स्टैंड ऑफ को टालना है। अब तक की बातचीत कोई नतीजा नहीं निकाल पाई है, लेकिन चीन जानता है कि भारत इस बार पीछे हटने वाला नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ा गतिरोध प्योंगयांग लेक के 12 फिंगर पर है। आपको हम मैप में जो फिंगर पॉइंट दिखा रहे हैं वो रफ आइडिया के लिए है, क्योंकि लेक को ऐसे 12 फिंगर पॉइंट में बांटा गया है। इनमें से चीन पॉइंट 8 से अंदर कभी नहीं आया। भारत के जवान पॉइंट 1 से पॉइंट 8 तक पेट्रोलिंग करते हैं, लेकिन इस बार चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी फिंगर 4 तक घुस गई और दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने बताई गई हैं। अब दूसरे बड़े गतिरोध की वजह से दौलत बेग ओल्डी का ये रास्ता है। चीन नहीं चाहता कि भारत ये सड़क बनाए, लेकिन भारत ने साफ कर दिया है कि हम अपनी सीमा में कंस्ट्रक्शन नहीं रोकेंगे। फिक्र यह है कि सीमा पर भारत को निर्माण करने से चीन रोक रहा है, लेकिन चीन ने भारत को घेरने के लिए 3 एयरबेस बना रखे हैं। अब आप सोचें क्या उसकी मंशा है, लेकिन भारत ने भी अपनी वायु शक्ति को मजबूत कर लिया है और चीन को आंखों में आंखें डालकर देखा जा रहा है। आधुनिक दौर में जब जब जंग हुई है तब ये आसमानी ताकत जमीनी लड़ाई का खाका खींचती आई है, हार जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती आई है और ये सब कुछ तय होता है आसमान के इन सिकंदरों की ताकत पर। आसमान में गरजते इन फाइटर्स में चीन के आसमानी योद्धा भी हैं और भारत के अजय शिकारी भी। अब चीन की आंखों में हिंदुस्तान के यही अजय शिकारी चुभने लगे हैं, क्योंकि अब भारत की आसमानी ताकत चीन से कहीं भी कमतर नहीं है। PLF से 19 नहीं है। इतिहास कहता है कि 1962 में भारत चीन युद्ध में अगर हिंदुस्तान को इन आसमानी योद्धाओं का फायदा मिला होता तो चीन आज अपनी जीत पर इतराता नहीं होता। लेकिन 58 सालों में बहुत कुछ बदल गया है और इससे पहले कि भारत की आसमानी ताकत से आपको रूबरू कराएं, आपको चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की आसमानी साजिश समझाते हैं। चीन ने अपनी पीपल्स लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स यानी PLAAF की ताकत कई गुना बढ़ाई है। उसने अपने यहां 12 नए एयरबेस तैयार किए हैं ताकि ड्रैगन अपनी ताकत से पूरी दुनिया को डरा सके। लेकिन उसका सबसे ज्यादा जोर नॉर्दर्न और वेस्टर्न थिएटर कमांड पर है और दोनों तरफ उसने 3 एयरबेस तैयार किए हैं। दरअसल इसमें वेस्टर्न थिएटर कमांड वो कमांड है जो भारतीय सीमा पर नजर रखता है, यानी साफ है कि चीन की सबसे तीखी नजर भारत पर है, जिसे उसने 3 बड़े एयरबेस दे रखे हैं। चीन ने अपना पहला बेस लद्दाख के करीब होटान एयरबेस में बना रखा है, जहां चीन ने कई बड़े हैंगर तैयार किए हैं जहां उसके लड़ाकू विमान खड़े रहते हैं। चीन ने अपना दूसरा बेस तिब्बत की राजधानी ल्हासा में बनाया है।
चीन ने इस एयरबेस में पहाड़ों के नीचे हैंगर बना रखे हैं और हेपिंग सिगास्ते एयरफील्ड में चीन ने ढेरों रनवे बना रखे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा विमानों के ऑपरेशन एक समय में किए जा सके। इतना ही नहीं, चीन ने तिब्बत ऑटोनॉमस रीजन में बड़ी तादाद में अपनी वायुसेना के स्क्वाड्रन तैनात कर रखे हैं जो कि दिन रात पूरे साल भर किसी भी मौसम में लड़ाकू विमानों को उड़ा सकते हैं। जानकारी यह भी मिली है कि पिछले कुछ समय से चीन के टोही विमान भारतीय सीमा से खुफिया जानकारी भी इकट्ठा कर रहे हैं। चीन के Tu-154 विमान चेंगदू से लेकर लिंगजी, लहासा, गोंगा और होटन के बीच लगातार लंबी उड़ानें भर रहे हैं, लेकिन चीन की इस चाल पर भारत की पैनी नजर है और चीन की हर साजिश का हिंदुस्तान के जाबाज जवान मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार हैं। सुमित चौधरी, TV9 भारतवर्ष। देखिए, भारतीय वायुसेना ने भी अब अपनी कमर कस ली है और पूरी तरीके से तैयार है। शायद यही एक सबसे बड़ा चीन के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि न सिर्फ हम सड़कें बना रहे हैं उस जगह पर जहां पर उनकी त्योरियां चढ़ती हैं, बल्कि हमारी वायुसेना भी पूरी तरीके से तैयार है। आइए देखते हैं रिपोर्ट। राफेल जल्द ही हिंदुस्तान के आसमान में गरजने जा रहा एक ऐसा योद्धा जो एक से एक खतरनाक हथियारों से लैस होगा। इसकी ताकत का अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि जब अकेला राफेल आसमान में उड़ान भरेगा तो उसकी तबाही रोकने के लिए 2-2 F-16 फाइटर लगाने होंगे। यानी फ्रांस से जब 36 राफेल आएंगे तो दुश्मन के 72 फाइटर पानी भरते नजर आएंगे। लेकिन भारतीय वायुसेना के बेड़े में ये इकलौता शिकारी नहीं है। हिंदुस्तान की नभ शक्ति चीन के सोच से भी आगे निकल चुकी है और उसी में से एक है मेड इन इंडिया लाइट कॉम्बैट फाइटर तेजस। तेजस LCA Mark 1 के 2 स्क्वाड्रन भारतीय वायुसेना में शामिल किए जा चुके हैं और 114 LCA MK1 और LCA MK1A फाइटर एयरक्राफ्ट लिए जाने हैं, जिनमें से 83 फाइटर जेट होंगे। भारत का अपना दम इससे भी आगे बढ़ चुका है। अब 5th जनरेशन फाइटर के लिए वायुसेना और DRDO मिलकर काम कर रही हैं। भारतीय वायुसेना में सबसे आधुनिक सुखोई 30 के 11 से ज्यादा स्क्वाड्रन मौजूद हैं। हैवी लिफ्टर हेलीकॉप्टर चिनूक कॉम्बैट हेलीकॉप्टर अपाचे शामिल हो चुका है और इनमें भी दुश्मन के लिए सबसे घातक अस्त्र है S-400 डिफेंस मिसाइल सिस्टम। 400 किलोमीटर तक मार करने वाले इस अचूक योद्धा के लिए रूस से करार हो चुका है। वायुसेना की ताकत अगर लड़ाकू विमानों से है तो इनके उड़ान भरने के लिए जो एयरबेस हैं उन्हें नकारा नहीं जा सकता। देश के 70 एयरबेस नई तकनीक से लैस होने जा रहे हैं तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया में श्रीनगर जम्मू हाईवे पर इमरजेंसी एयर स्ट्रिप बनाने का काम शुरू कर दिया गया है और भारतीय जंगी जवानों की पहाड़ पर इस पहुंच से चीन घबरा गया है। वैसे भारत ने बिना संसाधनों के भी कई जंग जीती हैं और दुनिया के सामने ये साबित किया है जब जवान फौलादी हो और इरादे चट्टानी तो जंग में बाजी कोई और नहीं मार सकता। सुमित चौधरी, TV9 भारतवर्ष। अगर जंग में हौसले की बात हो तो भारतीय सेना और भारतीय जवान जो है उसके हौसले में कोई कमी नहीं। और इसी आत्मविश्वास के साथ कल हमारे फौजी चीन से बातचीत करेंगे। लेकिन 4 मुद्दे जो अहम हैं, जो उठाए जा सकते हैं, वो देखते हैं। सबसे पहला, जिन 4-5 जगहों पर सेना आमने सामने है वहां से पीछे हटें। दूसरा, भारत को सड़क और पुल बनाने से चीन नहीं रोकेगा। तीसरा, चीन की सेना को पेट्रोलिंग में टकराने पर हिंसक होने पर रोकना होगा। चौथा, चीन को भारत से भरोसा कायम करना होगा। कई बार देखा गया है कि चीन के जवान पेट्रोलिंग में टकराने पर हिंसा पर उतार हो जाते हैं, जो भारतीय सेना को बर्दाश्त नहीं है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो सीधे तौर पर कल बातें होंगी आंखों से आंखें मिलाकर, क्योंकि चीन को समझ में आ गया है अभी इस दौर में युद्ध तो वो अफोर्ड कर नहीं सकता और ये 1962 का भारत है भी नहीं। आइए अब देखते हैं कुछ पॉजिटिव खबरें, वो खबरें जो उम्मीद की किरण जैसी।
भोपाल में आरपीएफ के जवान इंदर यादव की सेवा के खुद रेल मंत्री पीयूष गोयल भी मुरीद हो गए हैं। पीयूष गोयल ने जवान की सेवा की भावना की फेसबुक और ट्विटर पर जमकर सराहना की है। दरअसल इंदर यादव ने भोपाल स्टेशन पर अपनी जान जोखिम में डालकर चलती ट्रेन में एक भूखी बच्ची के लिए दूध मुहैया कराया था। बच्ची अपनी मां के साथ गोरखपुर जा रही थी, लेकिन उसका पेट भरने के लिए मां के पास कुछ भी नहीं था। तभी जवान ने 200 मीटर तक दौड़ लगाकर उसे दूध उपलब्ध कराया। उनकी सेवा से बच्ची की मां ने पहले इंदर यादव को असली हीरो बताया था और अब रेल मंत्री ने भी उनकी तारीफ की है। कोरोना संक्रमण काल में कोरोना वॉरियर्स ने देश को एक सिरे पर संभाल रखा है, लेकिन मानवता के लिए सेवा करने वालों ने पूरे देश की बागडोर थाम ली है। ऐसे ही मानव सेवा कर रहे हैं लखनऊ के चारबाग स्टेशन पर कूली का काम करने वाले 80 साल के मुजीबुल्लाह। कोरोना काल में प्रवासी मजदूरों की मदद के लिए मुजीबुल्लाह ने बिना पैसे लिए न सिर्फ उनका सामान ढोया बल्कि भूखों को खाना भी खिलाया। क्रिकेटर मोहम्मद कैफ ने मुजीबुल्लाह की पूरी कहानी अपने ट्विटर पर शेयर की है, जो इंसानियत के नाते प्रेरणादायी है। और अब देखते हैं जो है सो है। लक्ष्य क्या है और रास्ता क्या होना चाहिए, इसकी रूपरेखा साफ हो और वो प्रैक्टिकल बातों को ध्यान में रखकर बनाई जाए तो उसको रणनीति कहते हैं। वरना दुश्मन से लड़ाई के पहले अपनी ही सेना की हालत खराब होने लगती है। इसीलिए वो कहावत बनी थी, पागल हाथी अपनी ही फौज पर भारी। पता चला कि अनलॉक शुरू होते ही इंटरस्टेट ट्रांसपोर्टेशन खुलेगा और इसमें कोई किंतु परंतु नहीं होगा। पर असलियत ये है कि एनसीआर इलाके में आवाजाही को लेकर घनघोर उहापोह है। कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा, कौन जाएगा मगर आएगा नहीं, कौन आ तो सकता है मगर जा ना पाएगा, कौन पास होने पर जाएगा लेकिन कौन बिना पास के भी जाने दिया जाएगा। इन्हीं जलेबी नियमों पर मेरी एक डॉक्टर मित्र से बात हो रही थी। बोली, ये गलतफहमी इस समय सर्वव्याप्त है। हमारे ओपीडी खोलने को लेकर भी इसी तरह के स्पष्ट निर्देश थे। मैंने कहा क्या थे? बोले, हमें कहा गया था कि ओपीडी थोड़ा खोलो, थोड़ा थोड़ा खोलो, ज्यादा मत खोलो, थोड़ा बंद रखो, थोड़ा थोड़ा बंद रखो, बेशक थोड़ा खोल लो लेकिन थोड़ा बंद रखो। मतलब थोड़ा खोलो, ज्यादा मत खोलो, बिल्कुल बंद भी मत रखो, एकदम खोलो भी मत। थोड़ा खोलो जितना जरूरी है, जितना जरूरी हो उतना बंद रखो। यानी जैसे तुम्हें ठीक लगे या जैसे एमएचए ने कहा है वैसे कर लो। समझ गए ना? सब क्लियर तो है ना? मैंने कहा मेरा सिर घूम रहा है, बाकी तो जो है सो है। न्यूज टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।